नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, ब्रेकिंग न्यूज़ का सवाल है, तो आपको बता दूं कि जगदीप धनखड़ ने नायब सदर जमहूरिया के ओहदे से जैसे ही इस्तीफ़ा दे दिया, अब उसके बाद से सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं कि उनके ओहदे को पुर किया जाए। इस सिलसिले में बीजेपी के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी सियासी और तंजीमी लिहाज से फैसला करेगी और किसी किस्म का यानी समझौता करने वाली नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि आरएसएस के नज़रियात के हामिल किसी शख्स को नायब सदर जमहूरिया के ओहदे पर फायज करने की बीजेपी कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इस मरतबा किसी मुस्लिम को, चाहे वो नाम का मुस्लिम की ना हो, उसे नायब सदर जमहूरिया का ओहदा तफवीज़ किया जा सकता है, हवाले किया जा सकता है। और इस सिलसिले में अब जो ताज़ा खबर आ रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान कर दिया है कि 17वीं नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब 9 सितंबर को होगा। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि 9 सितंबर को इंतखाब होने वाला है और नोटिफिकेशन 7 अगस्त को जारी किया जाएगा, जबकि पर्चे नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त मुकर्रर की गई है। वैसे भी नाज़रीन, अगर ज़रूरी हो, मुकाबला हो, तो समझिए कि 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक राय दही का इनेकाद अमल में आ सकता है। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि नायब सदर जमहूरिया के लिए जो राय दही होगी उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो नामजद अरकान हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। यानी इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो तकरीबन 782 यानी वोटों पर मुश्तमिल होगा और 391 वोट जो उम्मीदवार हासिल करेगा वो कामयाब हो जाएगा। और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी का पलड़ा भारी है, और इसलिए भारी है क्योंकि बीजेपी का अगर इलेक्टोरल वोट देखेंगे, फिल वक्त जो इलेक्टोरल वोट्स हैं वो 782 है और बीजेपी के पास 422 वोट्स हैं। तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी कामयाब हो सकती है, लेकिन अपोजिशन मुश्तरका उम्मीदवार अगर मैदान में उतारता है तो फिर समझिए कि बीजेपी के लिए कुछ मुकाबला सख्त हो जाएगा। और ये भी इत्तला रही है कि अपोजिशन ने यह फैसला कर लिया है कि मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन वो उम्मीदवार कहाँ से ताल्लुक़ रखेगा ये तो पता नहीं है। हो सकता है बिहार से ही हो, क्योंकि बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। फिर एक ये भी बात कही जा रही है कि गुलाम नबी आज़ाद भी उस ओहदे पर फायज हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी में तंजीमी दबाव बढ़ गया है आरएसएस का कि वो चाहती है कि सदर बीजेपी और नायब सदर यानी नायब सदर नशीन राज्यसभा जो होते हैं वो उम्मीदवार का ताल्लुक बीजेपी से हो और आरएसएस से उसका माजी में भी ताल्लुक रहा हो। तो पहली ये खबर है और हम चलते हैं हमारे साथी अशर यासिर की तरफ और पूछते हैं कि क्या आरिफ मोहम्मद खान के चांसेस हैं? बिल्कुल सर, आरिफ मोहम्मद खान के चांसेस बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीजेपी भी बिहार पे कार्ड खेलेगी अभी, क्योंकि वो अभी जो है बिहार के राज्यपाल हैं। और अपोजिशन के बारे में जिस तरह आपने बोला कि अपोजिशन भी एक ऐसा उम्मीदवार लेके आएगी जो कहीं ना कहीं बिहार से ताल्लुक़ रखता हो, क्योंकि उनको भी बिहार का चुनाव देखना है। तो इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिहार का चुनाव काफ़ी अहम हो गया है और इसको लेकर के हम ये भी देख रहे हैं, कल जो है पहला ड्राफ्ट भी जारी हुआ है जिसमें 65.64 लाख लोगों के वोट काट दिए गए हैं। 1 महीने का टाइम दिया गया कि 1 महीने में आप इसको जो है अपनी शिकायत दर्ज करवा के अपना नाम वापस ले सकते हैं, इसमें आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें चलें, लेकिन अभी ये भी देखना है हमें कि अपोजिशन की तरफ से या सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा। क्योंकि अगर कोई क्या बोलते हैं अपोजिशन ने कोई ऐसा उम्मीदवार खड़ा किया जहां से बीजेपी को भी मुसीबत खड़ी हो सके, तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी की जो अलायंस वाली पार्टियां हैं वो शायद कुछ उनमें से एमपी जो हैं वो उस उम्मीदवार को वोट देते हैं अपोजिशन वाले को। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि जब द्रौपदी मुर्मू के लिए वोटिंग हुई थी उस दौरान कई सारे लोगों ने जो अपोजिशन के थे उन्होंने वोट दिया था द्रौपदी मुर्मू को। क्यों दिया था उसका रीज़न सबके सामने है। तो इसी वजह से ये भी कहा जा रहा है अभी कि अपोजिशन जो ऐसा लीडर लेके आने की कोशिश कर रहा है कि उसके लिए बीजेपी भी आवाज़ ही ना उठा पाए, कुछ बोलने से पहले भी उनको थोड़ा सोचना पड़े कि हम इस पर क्या बोलें। तो अभी सबसे अहम ये है कि दोनों तरफ के उम्मीदवार पहले कौन होते ये देखना, उसके बाद फिर जिस तरह आपने बोला कि बीजेपी के पास 400 कुछ वोट्स हैं, 429 वोट्स हैं। अपोजिशन को वहाँ से ही वोट काटने होंगे क्योंकि 391 पे जो है क्या बोलते हैं बहुमत मिल रहा है वीपी को। तो इस हिसाब से देखना है कि अब आगे चल के क्या होगा। और सबसे अहम सवाल ये है कि जब
दोनों तरफ के उम्मीदवार का नाम घोषित हो जाएगा, उसके बाद फिर इस पर चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएंगी, किस तरह से अपोजिशन के वोट्स आप काट सकते हैं या फिर सत्ता पक्ष के वोट आप काट सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक नायब सदर जमहूरिया के ओहदे का सवाल है, एक बावकार ओहदा है, लेकिन जगदीप धनखड़ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस ओहदे को दागदार कर दिया था और इस ओहदे के जो यानी वक़ार था उसे पामाल कर दिया था। और जब भी वज़ीर आज़म मिलते हैं, वज़ीर आज़म का अगर आप देखिए कि नायब सदर जमहूरिया का जो वक़ार होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत अहम होता है, लेकिन जगदीप धनखड़ के बारे में ये कहा जाता है कि वो वज़ीर आज़म से ऐसे मिलते थे जैसे वो उनके मुलाजिम हों। तो मुलाजिम नहीं होते बल्कि एक अहम ओहदा है, बावकार ओहदा है, और इस ओहदे पर फायद रहकर आप वज़ीर आज़म के सामने झुक रहे हैं, वज़ीर आज़म के साथ सामने हाथ जोड़े ठहर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। ये चापलूसी की हद होती है और किसी को भी चापलूसी नहीं करनी चाहिए। एक दस्तूरी ओहदा होता है, उसका वक़ार को पामाल नहीं करना चाहिए। और आपको बता दूं कि सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, यानी जगदीप धनखड़ ने वादे तौर पर कहा था कुछ दिन पहले अपने इस्तीफ़ा से, वैसे भी उन्होंने 21 जुलाई को अचानक इस्तीफ़ा दिया। इस्तीफ़ा नहीं दिया बल्कि उन्हें इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया और ये कहा गया कि चलिए, जी हाँ, उनसे लिया गया और ये कहा गया कि फौरी दस्तखत कीजिए। और इस्तीफ़ा बेचारों ने नहीं लिखा बल्कि किसी और ने लिखा और इस्तीफ़ा का मसवदे पर दस्तखत लिए गए और कहा गया कि अब चलिए बहुत हो गया आपका, आपने बहुत कुछ कर लिया है। और आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह ये लोग होते हैं, जब चापलूसी करते हैं तो ये गवर्नर से नायब सदर जमहूरिया के होते पर फायज हो जाते हैं, और जब उनसे के ख्यालात से इख्तिलाफ करते हैं तो फिर उन्हें घर का रास्ता दिखाया जाता है, इंतहाई जलील करके निकाला जाता है। हम नहीं चाहते कि कोई सदर जमहूरिया के साथ इस तरह का सलूक करे, चाहे वो जगदीप धनखड़ हो या कोई और हो। और आपको यही बता दूं कि जहां तक जगदीप धनखड़ का सवाल है, उन्होंने किस तरह अपोजिशन को सताया, उनका मजाक उड़ाया था, और आप देखेंगे कि ख़वातीन जो अरकान थे वो भी उनसे नाराज़ थीं। तो बहरहाल जब जगदीप धनखड़ का किस्सा तो हो गया है, अब किस्सा पारीना बन चुके हैं, माजी का किस्सा बन चुके हैं, और दास्तान भी ना होगी दास्तानों में उनका हाल हो गया है। अब ये देखना है कि क्या बीजेपी शशि थरूर को कांग्रेस से तोड़ेगी, ये भी एक अहम सवाल है। और खुफिया तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि उनको इस बात की तरगीब दी जा रही है कि आपको उम्मीदवार बनाया जाएगा, आप ओहदे सदर जमहूरिया के लिए इंतखाब में हिस्सा लें। लेकिन क्या शशि थरूर का ज़मीर मर गया है कि वो इस तरह की यानी रिस्क लेंगे, इस तरह का जोखम लेंगे और बीजेपी के इशारों पर काम करेंगे? ये एक अहम सवाल है। वो एक मुतबर शख्सियत है, लेकिन अब देखना यह है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि इख्तिदार ऐसा होता है, यहाँ पर कुछ नहीं देखा जाता। सियासी इख्तिदार तो मिलियामेट हो चुके हैं, तबाह व बर्बाद हो चुके हैं, और हर ऐरा गैरा नत्तु खैरा लीडर बनने चला है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकसभा में फिल वक्त एक जायदाद मखलूआ है मगरबी बंगाल से। अब 543 जो अरकान हैं लोकसभा के, उसमें से फिल वक्त 542 है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा से जो अरकान जाएंगे या वोट जाएंगे वो 543 है। इसी तरह राज्यसभा में 245 अरकान हैं, जुमला तादाद है, और उनमें से 233 जो है वो राज्यसभा मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, और 12 जो अरकान है या फिर वो नामजद अरकान है। और जैसा कि मैंने बताया कि जीतने वाले उम्मीदवार को 782 वोटों में से, यानी इलेक्ट्रल वोट्स में से 391 वोट हासिल करना चाहिए। जबकि बीजेपी को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी और उसके इत्तेहादियों के अगर तादाद मिलाई जाए लोकसभा की 293 होते हैं, और राज्यसभा के बारे में कहा जाता है कि उन्हें 129 अरकान की तायद हासिल है। तो इसका मतलब है बीजेपी कामयाब हो जाएगी। बिल्कुल सही सर, बीजेपी कामयाब हो जाएगी, लेकिन ये भी देखना है कि सबसे बड़ी अहम चीज़ ये कि क्रॉस वोटिंग किस हिसाब से होती है, जी। इधर से होती है या उधर से होती है। और ये क्रॉस वोटिंग की बात हम जब भी कर सकते हैं जब दोनों तरफ से कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट हो जाए। अभी क्योंकि किसी तरफ से कैंडिडेट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। जिस तरह आपने बोला कि जगदीप धनखड़ के बारे में जो बातें बोली थी, इसमें हमने देखा कि बहुत सारे बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले जो जर्नलिस्ट हैं उनका ये बयान है, ये हम नहीं कह रहे, उनका बयान ये है कि जगदीप धनखड़ साहब अपने आप को वीपी जिस दिन से समझना शुरू कर दिया था उन्होंने, उस दिन से उनकी चीज़ें गड़बड़ होने लगी थी। हाँ, जब तक वो एज ए बीजेपी के हिसाब से काम कर रहे थे, कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे, तब तक तो ठीक था। लेकिन जिस दिन उनको ये एहसास हो गया या उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और मैं राज्यसभा का जो है अध्यक्ष हूँ, उस दिन से उनकी चीज़ें गड़बड़ होनी शुरू हो गई। अच्छा, आपने बिल्कुल अच्छा याद दिलाया। जब अमेरिकी नायब सदर JD वेंस आए थे हिंदुस्तान, तो उनसे मुलाकात उनको करनी थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनसे मुलाकात की। तो जब कहा यह जा रहा है, जगदीप धनखड़ को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि एज ए यानी प्रोटोकॉल के मुताबिक एक नायब सदर अपने हम मनसब अमरीकी हम मनसब से मुलाकात
करना चाहिए था। तो ये भी रहा। और ईरान में जब इब्राहिम रईसी के नमाज जनाजा हो रही थी, आखिर यानी तदफीन व तजहीज़ व तकफीन हो रही थी, उसमें भी जब हिंदुस्तान की नुमाइंदगी जगदीप धनखड़ ने की तो उन्हें एक छोटा सा रूम दिया गया होटल का। तो वहाँ पर भी वो नाराज़ हो गए, मैं हिंदुस्तान का नायब सदर हूँ और मुझे इस तरह का आप कमरा देते हैं। उन्होंने वहाँ के जो हमारा सिफारत खाना है हिंदुस्तानी, उससे एहतजाज किया। तो जगदीप धनखड़ के बारे में कहा जाता है कि वो इस तरह की बातें करते रहे। और फिर आपने देखा कि किस तरह इम्पीचमेंट की जो नोटिस है, यशवंत वर्मा जो जज थे और उनके घर से जो यानी करेंसी नोट जले हुए मिले, तो उनके इम्पीचमेंट के बारे में जैसे ही अपोजिशन ने नोटिस दी, वो जो सरकारी बेंच है यानी बीजेपी और उसके अलीफ जमातों की नोटिस को कबूल करने से पहले अपोजिशन की नोटिस को कबूल कर लिए। हालांकि बीजेपी वो क्रेडिट हासिल करना चाहती थी। यही वजह थी कि जगदीप धनखड़ को बड़ी बेइज्जती के साथ इस्तीफा देना पड़ा है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से हम निकले। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में फिलवक्त 3-4 मुकामात पर अहम यानी अदालतों ने अहम फैसले दिए हैं, जिसमें नाइंसाफ़ी भी झलकती है, जिसमें इंसाफ भी नज़र आता है। मिसाल के तौर पर बुलंदशहर में 2018 को एक पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल होता है, सबूत कुमार का, और आप देखेंगे एक और शख्स का कत्ल हो जाता है। और वजह यह है कि कहा जाता है कि बुलंदशहर के करीबी जंगल में वहाँ गायों के बाक़ियात मिले थे, 3 गाय के बाक़ियात मिले थे यानी ढांचे मिले थे। उसके बाद ये जो हिंदुत्वा की तंजीमें थी वो और या ख़ुद बीजेपी के जो कायदीन थे या कारकुन थे वो मुश्तल हो गए और उन्होंने ज़बरदस्त तशद्दुद बर्पा कर दिया। और उस तशद्दुद को रोकने की कोशिश जब इंस्पेक्टर सबूत कुमार ने की तो उनको उनकी पिस्तौल से गोली मार दी गई और वो अमर हो गए। अब आप देखेंगे कि और 2018 के बाद अब मुकदमे का फैसला सुनाया गया खुसूसी अदालत ने, और 38 मुलजिमिन में से 5 को सजाए उम्र कैद सुनाई, जिसमें बीजेपी कायदीन भी शामिल है, जबकि 33 को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। जी सर, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि कल जब ये फैसला आने वाला था उससे पहले हमने देखा कि उनकी जो पत्नी है उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि जो भी फैसला आए वो हमारे हक में तो आए, लेकिन ये फैसला हमारी जीत नहीं होगा, ये पूरे कानून व्यवस्था की जीत होगी। और जिस तरह से जो फैसला आया है, लेकिन एक नाम उसमें है योगराज जी। युवराज के बारे में कहा जा रहा है कि ये मुख्य आरोपी थे वहाँ पे। अच्छा। लेकिन उनको सिर्फ 7 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। जी जी। तो इसको लेकर के जो है उनकी फैमिली की तरफ से बयान सामने आया कि अगर वो मुख्य आरोपी था तो उसको फिर 7 साल की सज़ा क्यों सुनाई गई। बाकी जो 5 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो भी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ वायरल हो रहे थे उनमें सबसे आगे यही बंदा खड़ा हुआ था, योगराज, और योगेश राज आई थिंक इसका नाम है। तो इसको लेकर के उनकी फैमिली ने कहा है कि हम इसमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पे जाकर के अपील दायर करेंगे कि इस इंसान को क्यों छोड़ा गया, इसको 7 साल की सज़ा क्यों सुनाई गई है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आपने भी अभी बात की कि अभी हाल फिलहाल में 2-3 केसेस ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अदालत जो है कुछ पक्षपात भी कर रही है और कई जगहों पे ऐसा नज़र आ रहा है कि अदालत जो है कुछ ऐसे फैसले दे रही है। तो अभी जो चीज़ सामने आई है उसमें एक चीज़ ये भी कि मालेगांव ब्लास्ट मामले में जब लोग बरी हुए तो कल साध्वी प्रज्ञा ठाकुर सिंह ने एक पोस्ट किया है। उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भगवा आतंकवाद और हिंदुत्व आतंकवाद के जन्मदाता कांग्रेस सहित सभी विधर्मियों का मुँह काला हो गया है। मतलब उनको जो है उनके अगेंस्ट ये फैसला आया तो उनका मुँह काला हो गया। साथ ही उन्होंने कोर्ट के फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि अब आप ये भी देखिए कि भगवा, हिंदुत्व और सनातन की विजय हुई है। समस्त सनातनियों और देशभक्तों का बोलबाला होने पर सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आप ये देखिए किस तरह से चीज़ों को ला करके समस्त जो है भगवा, दूसरा हिंदुत्व, तीसरा सनातनियों को, और फिर आता है देशभक्त। कितनी अफसोस तो की बात है। बीजेपी कहाँ से कहाँ पर ले जाती चीज़ों को, देशभक्ति सबसे लास्ट में है। जी हाँ, जी हाँ। और बाकी लोगों से देशभक्ति पूछी जाती कि आप जो है आप धर्म पहले मानते हैं या देशभक्ति पहले मानते हैं। लेकिन यहाँ पे आप जो उनका जो उन्होंने एक हायरार्की लगाई है कि भगवा, हिंदुत्व, सनातन, सनातनियों, दैट धर्म, दैट फिर जो है आता है आपका देशभक्ति। कितनी अफसोस की बात है। और आप देखेंगे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने हिंदुस्तान के पहले दहशतगर्द और महात्मा गांधी, बाबा कौम महात्मा गांधी के कातिल नाथूराम गोडसे की ज़बरदस्त सताइश की थी। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह वज़ीर आज़म ने दिखावे के लिए कहा था कि मैं इन्हें माफ़ नहीं करूँगा। अरे मेरे भाई, आपने माफ़ नहीं करूँगा की तो बात की, लेकिन क्या आपने टिकट नहीं दिया था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को भोपाल से? क्या
यहाँ आपने सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अजीब व गरीब तरीकों से जिताया नहीं था, ये भी एक अहम बात है। और दूसरी ये बात है कि जो कातिलों को अगर अदालतें छोड़ती हैं, मुजरिमीन को अदालतें छोड़ती हैं, तो यकीन मानिए ये माशरे के लिए नासूर बन जाते हैं, ये माशरे के लिए तबाही व बर्बादी का बायस बन जाते हैं। हो सकता है कि अदालतों ने दबाव में काम किया हो, मैं तो नहीं कहता, लेकिन अक्सर लोग ये कह रहे हैं, कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मालीगांव बम धमाके में 6 लोग शहीद हुए थे और 100 से ज़ायद मुसलमान जख्मी हुए थे। माह रमज़ान मुबारक में ये वाक़या पेश आया था, 2008 का ये वाक़या है। तो आपको बता दूं कि इसमें करकरे एटीएस जो थे, हेमंत करकरे एटीएस चीफ महाराष्ट्र के, उन्होंने जिस तरह बहादुरी से हिंदुत्वा के और जाफरानी दहशतगर्दों को बेनकाब करने की कोशिश की थी, उस कोशिश को अचानक एनआईए ने नाकाम बना दिया। और एनआईए का भी मुहासबा करना चाहिए, इसलिए कि एनआईए की जो खुसूसी अदालतें फैसले दे रही है वो इंतहाई ऐसा लगता है कि तासुब पर मबनी है, जानिबदारी पर मबनी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आज सारा हिंदुस्तान कह रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक सहाफ़ी का फर्ज होता है कि हिंदुस्तान क्या कह रहा है, लोग क्या कहते हैं, वो आपको उससे वाकिफ कराना ज़रूरी होता है। बहरहाल हम अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन एनआईए की जो खुसूसी अदालत है, मालीगांव बम धमाके के जो फैसला सुनाया गया है, उस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ किए जा रहे हैं। इसी तरह आप देखेंगे कि सिलसिलेवार ट्रेन बम धमाके हुए थे बम्बई में, उस सिलसिले में 12 लोगों को बरी कर दिया हाई कोर्ट ने। और जो खुसूसी अदालत थी एनआईए की, उसने तो 5 को सजाए मौत और 7 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। जी सर, जिस तरह से उनको सज़ा दी गई थी, उसके बाद जब उनको बरी किया गया है तो हमने देखा कि बीजेपी के कायदीन का ये कहना था कि महाराष्ट्र सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और कुछ अपोजिशन लीडर्स भी थे जिनका यह कहना था कि इस पर दोबारा जांच होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो जांच एजेंसियों पे भी एक सवाल खड़ा होता है कि आप किस तरह से जांच कर रहे हैं, आप किसके दबाव में जांच कर रहे हैं, ये भी एक अहम चीज़ होती है। रीज़न ये है कि अभी हमने देखा जिस तरह से एनआईए ने अपने हाथ में एटीएस से वो फैसला लिया, वो केस लिया, ये मालेगांव वाला, उसके बाद जो चीज़ें सामने हैं, जो सबूत पेश किए गए, उसमें कहा गया कि वो जो मोटरसाइकिल थी वो ये नहीं हो पाया साबित की ये उन्हीं की थी। वही अब ये भी चीज़ है कि जब वहाँ पे जो सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए थे उसमें जिन लोगों को छोड़ा गया था उस पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि नहीं, इनको नहीं छोड़ना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। तो अभी तक अपोजिशन और सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं गोल गोल चीज़ों को घुमा रहा है कि आखिर हम कहाँ पे एकजुट होंगे। रीज़न ये है कि जिस तरह से हमने देखा कि जो बम ब्लास्ट वाले केस थे उसमें भी कुछ अपोजिशन लीडर्स के बयान सामने आए हैं, जिसे हमने अभी बोला कि उन लोगों ने बोला कि इस पर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन इस पर अभी तक कोई क्यों नहीं बोला कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। कोई भी बीजेपी का लीडर, हम देख रहे हैं बीजेपी के लीडर्स जो हैं बहुत ही इमोशनली बयान दे रहे हैं, इमोशनल कर रहे हैं कि वो इतनी बीमार थी, वो आती थी जब संसद में तो उनको पकड़ा के चलाया जाता था ये वो, लेकिन वहीं वो क्रिकेट खेलती नज़र आ जाती थी, वहीं वो फुटबॉल खेलती नज़र आ जाती थी, और वहीं वो क्या बोलते हैं बैडमिंटन खेलती नज़र आ जाती थी। लेकिन जब कोर्ट की कार्रवाई का टाइम होता था या फिर संसद में जाना होता था तो बीमार हो जाती। तो एक तरह से पूरी कहानी गढ़ी गई, स्क्रिप्ट रटी गई, स्क्रिप्ट बनाई गई और पूरी चीज़ें स्क्रिप्ट के हिसाब से हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे देश की अदालत जो है वो सर्वोपरि है, लेकिन वो जब इस तरह के फैसले देती है तो आम इंसान जो है वो कहीं ना कहीं डर के माहौल में जी रहा होता है। और आप देखेंगे कि अगर अदालतें इस तरह के फैसले देने लगे, अदालतें ही खुद इंसाफ का कत्ल करने लगे, तो फिर कानून का क्या होगा और ये लोगों का क्या होगा जो अदालतों से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हम मुंबई हाई कोर्ट को सलाम करते हैं कि मुंबई ट्रेन सिलसिलेवार और बम धमाकों के सिलसिले में जिस तरह एनआईए के फैसले को रद्द कर दिया उसने, और आपको बता दूँ कि तमाम मुजरिमीन को बेकसूर करार दिया। और आपको ये भी बताना है कि तमाम मुजरिमीन ने ये वादे तौर पर कहा था कि हमें जानबूझकर फंसाया गया है। एक इंजीनियर साजिद हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, उन्हें फंसाया गया। और आप देखेंगे कि 18 साल कोई मामूली बात नहीं है, 19 साल कोई मामूली बात नहीं है। आपकी अपनी एक पूरी उम्र जो एज होती है वो चली जाती है आपकी। जी, लेकिन उसके बाद आप जब रोक रहा हूँ सर, बिल्कुल, जब आपकी एक 19 साल की उम्र जो थी उनकी, वो जेल में गई है, उसके बाद उनके पास कोई काम ही नहीं होगा करने को, क्योंकि गवर्नमेंट आपको कुछ ऐसी चीज़ें दे नहीं रही है। फिर वही होगा जो कुछ समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर्स हैं, वही आके आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जो तहकीकाती उहदेदार थे, जो पुलिस उहदेदार थे जिन्होंने इन्हें फंसाया, उनको सज़ा देनी चाहिए और उनके जो बेनिफिट्स होते हैं, पेंशन बेनिफिट्स होते हैं, वो इन्हें मुंतकिल कर देने चाहिए। क्योंकि 19 साल कोई मामूली बात नहीं है। हुकूमत की जानिब से इन्हें वजीफ़ा जारी किया जाना चाहिए। एक 19 साल का अरसा, आप अंदाज़ा कीजिए कि इंजीनियर साजिद को जब गिरफ्तार किया गया था तो उनकी बेटी की उम्र 1 साल थी।
और आज आप 18 साल के बाद उन्होंने मुलाकात की और जब अपने घर पहुंचे तो ना माँ थी ना दो बहनें थी, क्योंकि उनका इंतकाल हो चुका था। इससे बड़ा जुल्म और तुम क्या करोगे, ये सोचने वाली बात है। अगर आप याद रखो, जितने भी तहकीकाती जो एजेंसीज के अहदेदार हैं जिन्होंने इसमें लोगों को फंसाने का काम किया है, या पुलिस अहदेदार है जिन्होंने लोगों को फंसाने का काम किया है, उन्हें यह सोच लेना चाहिए कि आज तुमने इस तरह का जुल्म किया है, कल वही जुल्म तुम्हारी औलाद के साथ हो सकता है, तुम्हारी बेटों के साथ हो सकता है। अगर तुम्हारे बेटों को अगर झूठे केस में फंसा दिया जाए, तुम्हारे औलाद को अगर झूठे केस में यानी फंसा कर हिरासत परेशान किया जाए, 19 साल जेलों में रखा जाए, तो तुम्हारा क्या हाल होगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उन लोगों को जेल में रखा गया, लेकिन यहाँ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो थी वो इलेक्शन भी लड़ी और इलेक्शन लड़के 5 साल MP भी रही और संसद में भी नज़र आती रही। तो ये भी कहीं ना कहीं आप देखिए कि पक्ष वाला मामला है कि एक तरफ को ज़्यादा अच्छी सहूलतें दी जा रही, दूसरी तरफ वालों को कोई भी सहूलत नहीं दी जा रही। लेकिन हमारे यहाँ का कानून ये कहता है कि सबको आप बराबर नज़र से देखें। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे देश में इस वक्त जो राजनीति चली वो राजनीति 1990 वाली नहीं है, वो राजनीति बिल्कुल उलट हो गई है। अब 2014 के बाद जो ये दौर एक शुरू हुआ है, इसमें मुझे लगता है कि बदले की भावनाओं से बहुत चीज़ें की जा रही हैं। जिस हिसाब से हमने अभी बात की कि अमित शाह ने राज्यसभा में बड़ी उससे आवाज़ बुलंद ये बात की थी कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, तो जो सुबोध वाला जो केस हुआ था उसमें उसको किन लोगों ने गोली मारी थी, या फिर बाबा कौम जो हैं उनको किसने गोली मारी थी। जी, अरे आप अंदाजा कीजिए, कई ऐसे वाक़यात हैं जो इस तरह के जाहिर करते हैं कि कौन दहशतगर्द होता है, कौन इंतहा पसंद होता है, कौन मुल्क का गद्दार है, उससे मालूम हो जाएगा। गुजरात फसादात होते हैं 2002 में, वहाँ पर जिस तरह का तशद्दुद बर्पा किया गया, जिस तरह का कत्लेआम किया गया, क्या वो दहशतगर्द नहीं थे? वो कट्टर दहशतगर्द थे और मुल्क के गद्दार थे, फिरका परस्त दरिंदे थे, और मेरे ख्याल में तो मैं कहूँगा कि कम्युनल डॉग्स थे जिन्होंने हिंदुस्तान की छवि को मुतासिर किया। अगर आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में हाल ये हो गया है या फिर कि एक साध्वी गांधी जी का तमसीली कत्ल करती है, या और आप देखेंगे उसे क्या सजा हुई है, ये बताना चाहिए हुकूमत को, ये बताना चाहिए पुलिस को, ये बताना चाहिए कानून निफाज करने वाली एजेंसी को, क्या उसको सजा दी गई है। अगर ऐसा बिल फर्ज अगर कोई फिरका परस्त दरिंदों का तमसीली कत्ल करे तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये कि बीजेपी के बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो महात्मा गांधी के बारे में उस हिसाब से नहीं मानते हैं, और वो RSS विंग से जो आते हैं वो तो बिल्कुल नहीं मानते। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से सावरकर को प्रमोट किया जा रहा है, सावरकर हर जगह सावरकर किया जा रहा है, तो उससे भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से आगे चल के ऐसा ना हो कहीं कि महात्मा गांधी की जगह सावरकर को खड़ा कर दिया जाए। लेकिन उस वक्त भी हमारे कुछ हिस्टोरियंस रहेंगे, जिस तरह से अभी कुछ हिस्टोरियंस हैं जो इस चीज़ को मानने से इनकार कर रहे हैं। अभी हमने देखा NCERT की जो बुक्स में चीज़ें हटाई गई थी, उसमें बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये कहना था कि ये गलत है, और वो अपनी बात को उसी हिसाब से रख रहे थे कि नहीं, जो चीज़ें हैं वो चीज़ें उसी तरह से रहने दीजिए। तो उस वक्त भी हमें ये उम्मीद है कि बहुत सारे हिस्टोरियंस जो अभी पढ़ रहे हैं वो आगे चल के इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, और देश का जो एक अच्छा नज़रिया है, देश में जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उनको भी क्या बोलते हैं हेडलाइंस में लिखा जाएगा, और देश में जो बुरी चीज़ें हुई हैं उनको भी हेडलाइंस में लिखा जाएगा। रीज़न ये है क्योंकि दोनों चीज़ें अगर एक साथ लिखी जाएंगी तभी लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपने कही कि गुजरात रॉयट्स में क्या क्या चीज़ें हुई थी। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं जिनका ये कहना था कि जब हम गुजरात रॉयट्स के लिए जा रहे थे वहाँ पे रिपोर्टिंग करने, तो हमारी गाड़ी पे पत्थर से हमले किए गए। फिर बाद में हमने जा करके वहाँ के गृह मंत्री जो उस वक्त थे, इस वक्त वो देश के भी गृह मंत्री, उनसे बोला कि ये सब क्या चीज़ें हो रही हैं हम लोगों के साथ, तो उन्होंने हंस करके बात को टाल दिया था। जी, और हंसते आज भी बेचारे हंसते हैं। मैं समझता हूं कि हंसने वालों को शर्म भी आना चाहिए कि उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह अंदाज में लथाड़ा है, राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने हुकूमत को लथाड़ा है, ये मैं समझता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर पर हुकूमत को शर्मसार कर दिया है, शर्मिंदा कर दिया है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इस तरह के वाक़यात का सवाल होता है, आप देखेंगे कि कैसे हिंदुस्तान के छवि आलमी सतह पर मुतासिर हुई और आज भी उसका सिलसिला जारी है। बीजेपी अपने कारनामे समझती है, लेकिन ये कारनामे नहीं है, बल्कि ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने के इकदाम है, मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कार्रवाइयां हैं। अब अंदाजा कीजिए कि आप में हिम्मत नहीं है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में, और ट्रंप है कि बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने 30-35 मरतबा उन्होंने कह दिया है कि मैंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी करवाई। फिर ट्रंप क्यों नहीं कहते? कह रहे हैं कि किसी लीडर ने यहाँ इसमें मुदाखलत नहीं करवाई और जंगबंदी नहीं करवाई। नाम लेने से क्यों डरते हैं? नाम लेने में आपको हिम्मत नहीं है, तो ये
देखिए कितनी बुरी बात है। और आप देखेंगे कि पाकिस्तान को अमेरिका करीब कर रहा है, आपको दूर कर रहा है, और फिर भी आप अमेरिका के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हुए अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुंचाते हैं, और खबर है गजा से मुतालिक और इसराइली बमबारी में। आपको बता दूं कि पिछले 24 घंटों के दौरान 111 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश किया है, और मजीद 7 फलस्तीनी भूख से जाम बहक हुए हैं। कितनी अफसोस की बात है, ट्रंप ने, आपको बता दूं कि जैसे ही रूसी साबिक सदर मेडवेडेव ने एक बयान दिया, उस बयान के साथ ही उन्होंने रूस के करीब जौहरी आबदोज, यानी एक नहीं बल्कि 2 जौहरी आबदोज सबमरीन्स वहां पर तैनात करने का हुक्म दे दिया है। और आप ये क्यों किया जा रहा है? यूक्रेन के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने रूस को धमकी दी है कि अगर तुम 7 अगस्त तक ये जंगबंदी नहीं करोगे या अमन माहिदा नहीं करोगे यूक्रेन के साथ, तो फिर तुम्हारे खिलाफ यानी सीवियर सैंक्शंस, यानी शदीद और संगीन पाबंदियां आयद की जाएंगी। तो शर्म की बात है कि इस तरह आप यूक्रेन के मामले में अलग रुख इख्तियार करते हैं और फलस्तीनियों के बारे में आपका मौक़िफ़ अलग होता है। तो बहरहाल इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।